Good morning class, welcome back to the part 2 of chapter number 9, direct proportion and inverse proportion. Okay, so in the last video I made a mistake. I told the chapter name was indirect proportion, but actually it is inverse proportion. Okay, so that's my mistake. So chapter name is direct proportion and inverse proportion. Alright, so make sure to make the correction in your notebook. And now let's move ahead with today's objective. आज का objective देख लेते हैं. Okay. So today's objective is we'll be able to identify problems of direct and inverse proportion. ठीक है. Identify मतलब find करना. Okay. ढूंढ पाएंगे हम लोग कि direct proportion के problems कौन कौन से हैं और inverse proportion के problems कौन कौन से हैं. So this is our objective for today. So take 2 minutes to write this down in your notebook. Okay, coming back, let's do some quick revision of the last class. So in the last class we talked about what is ratio and what is proportion. Okay, ratio or a proportion is a mathematical expression comparing two quantities by division. Ratio या फिर proportion maths के expression होते हैं जिससे हम दो quantities को compare करते हैं division के help से. Okay, we use division to compare two quantities. And ratio and proportion are basically the same thing. दोनों same चीज़ें ही हैं. Okay, only the way of writing them is different. लिखने का तरीका different होता है. Okay, ratio is written in the form of A by B. A divide by B इस form में लिखते हैं. Okay, and proportion is written in the form as A is to B. ये जो डॉट डॉट साइन होता है इसको is to बोलते हैं. Alright, and A and B here are natural numbers. Natural numbers means सारे positive numbers. तो इधर पे जीरो और नेगेटिव नहीं होगा. It will be all positive numbers, and there should be no common factors. Okay, common factors नहीं होने. So I'll not explain again this thing. अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा क्लैरिटी चाहिए, so watch the previous video. ठीक है, जो पार्ट 1 है इस चैप्टर का वो देख लो तो आपको इसमें ज़्यादा क्लैरिटी आएगी. Alright, so let's move ahead with today's class. Okay, let's see an example first. So this is a case study. Okay, so taking a boy named Ajay. Alright, so Ajay goes on a evening walk. Ajay evening में walk के लिए जाता है. Every day for some time. हर रोज जाता है कुछ समय के लिए. Okay, so उसका टाइम फिक्स रहता है, कुछ समय के लिए हर रोज़ वो इवनिंग के वॉक के लिए जाता है. राइट, नाउ ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर. तो उसकी जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर की है. ओके, एंड ही ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स. और वो कितना दूर जाता है वो 10 किलोमीटर. सो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है और वो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करता है. ओके, सो हियर द क्वांटिटीज आर स्पीड एंड डिस्टेंस. हमें स्पीड दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है कि इस स्पीड से जा रहा है तो इतना डिस्टेंस वो कवर करता है. ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज व्हाट विल हैपन इफ अजय इंक्रीजेस हिज स्पीड. तो अजय अपने 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा होता है. अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेगा, फॉर एग्जाम्पल वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है. ओके, देन व्हाट विल हैपन टू डिस्टेंस. अजय विल कवर मोर डिस्टेंस और अजय विल कवर लेस डिस्टेंस. ठीक है, अजय 5 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 10 किलोमीटर वो चलता है. अगर वो दौड़ के जाने लगेगा तो वो ज़्यादा दूर जाएगा कि कम दूर जाएगा. सो ऑब्वियसली ही विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस. तो उसकी स्पीड उसकी बढ़ रही है तो उसका डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. ओके, ऑन द अदर हैंड अजय अगर धीमे चलने लगेगा तो ऑब्वियसली उस सेम टाइम में वो कम डिस्टेंस चलेगा. सो ही विल कवर लेस डिस्टेंस. ओके, समझ पा रहे हो. तो स्पीड अगर बढ़ रही है डिस्टेंस भी बढ़ रहा है. स्पीड हम घटा रहे हैं तो डिस्टेंस जो ट्रैवल वो कर रहा है वो भी घट रहा है. ओके, एंड दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इज कॉल्ड एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये बोलता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स व्हेन कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, जब दो क्वांटिटी को कंपेयर कर रहे हैं. ओके, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रहा है, इंक्रीजेस मतलब बढ़ना, ठीक है, ज़्यादा हो जाना, देन द अदर क्वांटिटी ऑल्सो इंक्रीजेस.
ठीक है, हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था स्पीड एक क्वांटिटी है, स्पीड अगर हम बढ़ा रहे हैं तो हम जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, ज़्यादा तेज़ी से जाएंगे तो ज़्यादा दूर जाएंगे, राइट। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा मीन्स अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है दूसरी क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, ओके। एंड यू कैन रिमेंबर दिस यूजिंग दिस टेबल, ये टेबल से आप ये रिमेंबर कर सकते हो। सो अगर क्वांटिटी ए जो है वो इंक्रीज कर रही है और अगर क्वांटिटी बी भी इंक्रीज कर रही है देन इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ओके। ऑन द अदर हैंड अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज कर रही है और क्वांटिटी बी भी डिक्रीज हो रही है देन ऑल्सो इट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। इंक्रीज में इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज में डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए इज टू बी, प्रोपोर्शन हम इज टू लिखते हैं, है ना। तो ए पहला क्वांटिटी है अपना, बी दूसरा क्वांटिटी है, एंड ए एंड बी हियर आर नेचुरल नंबर्स। टेक 2 minutes to note this down in your notebook. Okay, coming back, let's see another example. ये different example है अभी इस बार, ठीक है। केस सेम है बस थोड़ा डिफरेंस है। Let's study it, okay. So अजय goes on a evening walk. अजय evening walk पे जाता है, okay. Every day for some distance. तो उसका तय है कि वो उतना ही दूर जाएगा, ओके, उससे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, उतना ही चलेगा। इट्स गिवन ही वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, उसकी स्पीड सेम है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड ही टेक्स 2 hours टू कवर द डिस्टेंस, ओके। उसको 2 घंटे लगते हैं वो डिस्टेंस कवर करने में। 5 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, क्वांटिटी 1 इज़ आवर स्पीड एंड क्वांटिटी 2 इज़ नाउ टाइम। तो 5 किलोमीटर चल रहा है और वो 2 घंटे लगाता है। नाउ इट इज़ आस्क what will happen if अजय increases his speed? अगर अजय अपनी स्पीड इंक्रीज कर देगा, ओके, सो अजय विल टेक मोर टाइम और लेस टाइम टू ट्रेवल। अजय इंक्रीजेस हिज स्पीड, अजय की स्पीड बढ़ गई तो वो जल्दी पहुंचेगा ना उधर पे, जल्दी पहुंचेगा मतलब टाइम कम लगा उसको। पहले अगर 2 घंटे लग रहे थे, स्पीड बढ़ाएगा तो 2 घंटे से कम लगेंगे उसको पहुंचने में, अंडरस्टूड। सिमिलरली ऑन द अदर हैंड व्हाट विल हैपन इफ अजय डिक्रीजेस हिज स्पीड? अगर जितना चल रहा था उससे भी और धीरे चलने लगेगा तो ऑब्वियसली उसको और ज़्यादा टाइम लगेगा पहुंचने में, सो विल टेक मोर टाइम, ओके। नाउ इन दिस क्वेश्चन सी दिस, वो अपनी स्पीड बढ़ा रहा है तो उसकी टाइम घट रहा है, लेस हो रहा है, ठीक है, और अपनी स्पीड वो डिक्रीज कर रहा है मतलब घटा रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है ना, उल्टा हो रहा है। पहले में क्या था, हमने जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन देखा था उधर पे सीधा सीधा हो रहा था, स्पीड बढ़ रहा था डिस्टेंस बढ़ रहा था, स्पीड घट रहा था डिस्टेंस घट रहा था। अभी देखो उल्टा हो रहा है, स्पीड बढ़ रहा है टाइम कम लग रहा है उसको पहुंचने में, और स्पीड घट रहा है तो उसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, वो उल्टा हो रहा है ना। सो इट्स बिकमिंग इनवर्स, इनवर्स मीन्स उल्टा। सो दिस इज व्हाट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, एन इनवर्स प्रोपोर्शन मीन्स व्हेन कंपेयरिंग 2 क्वांटिटीज, 2 क्वांटिटी को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस, अगर एक बढ़ता है द अदर क्वांटिटी डिक्रीजेस, और दूसरा घटता है, ओके, एंड वाइस वर्सा, मतलब अगर एक क्वांटिटी डिक्रीज होता है मतलब घटता है, देन द अदर क्वांटिटी इंक्रीजेस, मतलब दूसरा क्वांटिटी बढ़ता है। यू कैन रिमेंबर दिस यूजिंग दिस टेबल। सो इफ क्वांटिटी ए जो है वो इंक्रीज हो रहा है मतलब बढ़ रहा है, तो क्वांटिटी बी जो होगा वो घटेगा, ठीक है। और अगर क्वांटिटी ए डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, तो क्वांटिटी ए बढ़ेगा, ठीक है। एंड यू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ ए इज टू 1/b। अभी इनवर्स है मतलब उल्टा लिखना है, रेसिप्रोकल लिखना है हमें, ठीक है। ए इज टू बी नहीं होगा, ए इज टू 1/b होगा अभी, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ है हम आगे देखेंगे, ठीक है। फॉर नाउ यू जस्ट हैव टू नोट दिस डाउन इन योर नोटबुक। सो टेक 2 minutes and note this down in your notebook. Okay, coming back, now let's see an example problem. Okay, so you have been given a question here, ठीक है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, ओके। आज के लेसन में हम कुछ सॉल्व नहीं करेंगे, ओके। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास? ऑब्जेक्टिव ऑफ टुडेज क्लास वाज टू आइडेंटिफाई, ठीक है, आइडेंटिफाई करना है
इफ इट इज अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन, उतना ही करना है. आइडेंटिफाई हो गया एक बार, ओके, देन उसको सॉल्व करने का विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. ओके, इन टुडेज क्लास वी आर जस्ट आइडेंटिफाइंग. ऑलराइट, and for this you will need this table. This table is called as proportion table. Okay, हर क्वेश्चन में आपको एक proportion table ड्रॉ करना है ताकि आप सॉल्व कर पाओ. Today we are just gonna see इस proportion table को fill कैसे करना है हमको. Okay, and for this we have to identify the type of problem. Problem is किस टाइप का, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि इनवर्स प्रोपोर्शन है, इसको हम लोग को फाइंड आउट करना है. ओके, आइडेंटिफाई. ऑलराइट, so let's read the question first. The question reads 25 notebooks cost ₹1000. 25 notebooks की जो cost है ₹1000 है. Okay, how much it will cost to buy 13 notebooks? आपको 13 नोटबुक खरीदने हैं, 25 नहीं खरीदने. 25 का प्राइस दिया हुआ है, लेकिन 13 नोटबुक का प्राइस कितना होगा ये पूछा गया आपको. Okay, we'll not try to solve this question. Let's just see how to find out ये direct proportion है कि indirect proportion है. Okay, the first step to build skill is identify the two quantities. इस question में क्या क्या quantity दिया हुआ है. Okay, I have drawn in red color. ठीक है, ये quantity है, ये quantity है, ये quantity है. Right? So 25 notebooks. That means वो कौन सी quantity है? Notebook के number दिए हुए हैं. So this is our first quantity. That is number of notebook. Okay, और दूसरा क्वांटिटी क्या है? कॉस्ट दिया हुआ है रुपीस, उसकी प्राइस कितनी है, कॉस्ट कितना है. और ये क्वांटिटी भी कितना है, नंबर ऑफ नोटबुक ही है ना. तो एक केस में दिया हुआ है कि हम लोग 25 नोटबुक है और पूछा गया है क्वेश्चन में 13 नोटबुक का. तो नोटबुक के कॉलम के नीचे हम लोग 25 और 13 लिख देते हैं, बिकॉज देयर वाज 25 नोटबुक्स एंड 13 नोटबुक्स. तो नोटबुक कॉलम के नीचे हम लोग 25 और 13 लिख देंगे. ओके, ये हो गया. नोटबुक कॉलम के नीचे नोटबुक लिख दिया, कॉस्ट कॉलम खाली है. अब देखो कॉस्ट अपना बस एक दिया हुआ है, ₹1000. तो इस 1000 को हम इधर लिखेंगे कि इधर लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे नीचे लिखेंगे. ठीक है, ये लिखने से पहले यू हैव टू आइडेंटिफाई ये प्रॉब्लम कैसा है, इनवर्स प्रोपोर्शन है कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है. सो ये कैसे करेंगे, देखो नोटबुक्स क्या है, नोटबुक्स के नंबर इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है. पहले 25 थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 नोटबुक्स का, और पूछा गया कितना है, 13 का. तो ये इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, नोटबुक के नंबर 25 से 13 हो गए. सो ऑब्वियसली इट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीज हो रहा है ना नोटबुक के नंबर. 25 थे, हमें अभी 13 चाहिए. ओके, नाउ थिंक अबाउट इट. अब सोचो 25 नोटबुक का ₹1000 था, तो 13 नोटबुक्स के उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा प्राइस. ऑब्वियसली 25 के 1000 है तो 13 के उससे कम ही होंगे, है ना. 13 के भी कम होंगे तो ये भी डिक्रीज ही होगा, कॉस्ट भी डिक्रीज होगा. राइट, सो इधर पे डिक्रीज डिक्रीज है. तो इफ यू गो बैक टू द कॉलम ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उधर पे देखना इंक्रीज इंक्रीज है या फिर डिक्रीज डिक्रीज होना चाहिए. तो इधर पे डिक्रीज डिक्रीज है, दैट इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. ओके, और अगर डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है तो आपको ये 1000 इधर ऊपर लिखना पड़ेगा. तो 25 के एकदम सीधा सीधा आपको 1000 लिखना है. सो दिस इज योर डायरेक्ट प्रोपोर्शन. और इधर पे जो अननोन क्वांटिटी है, ये वाला क्वांटिटी, आप इसको भी अल्फ़ाबेट से लिख सकते हो. ओके, आई एम राइटिंग फॉर एग्जांपल m हियर. इस m को हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है, ये हम नेक्स्ट क्लास में फाइंड आउट करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे. ठीक है, अभी इतना तक ही आपको करना है. तो हमें पता चल गया है कि ये क्वेश्चन कैसा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है. ओके, नाउ लेट्स सी द सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम. ओके, here also you have to identify the type of proportion. Okay, the question reads 4 men builds a wall in 20 days. 4 लोग 20 दिन में एक वॉल बनाते हैं, तो 10 लोग कितने दिन में बनाएंगे. ओके, तो इधर पे क्वांटिटी क्या दिया हुआ है. सो रेड में सारे दिए हुए हैं, 4 men, 20 days और 10 men.
तो आप बोल सकते हो इधर पे नंबर ऑफ मैन दिए हुए हैं और नंबर ऑफ डेज या फिर टाइम दिया हुआ है, राइट। तो मैन के नीचे मैन का लिख दो 4 और 10, राइट। तो 4 लिख दिया, 10 लिख दिया। पहले अपने पास 4 लोग थे, वो 20 दिन में बनाए थे, अभी 10 लोग ले रहे हैं, हमें पूछ रहे हैं कितने दिन में बनाएंगे, राइट। नाउ बिफोर यू फिल 20 डेज इधर पे, 20 डेज इधर पे होगा फिर इधर पे होगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि इज दिस अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है। अब देखो इधर पे क्या हो रहा है, 4 लोग थे पहले, राइट, अभी वो 10 लोग बन गए, तो नंबर ऑफ मैन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। अब सोच के देखो, 4 लोग 20 दिन में कुछ काम करते हैं, एक वॉल बनाते हैं, तो अगर 10 लोग होते तो ज़्यादा टाइम लगता उनको कि कम टाइम लगता है और वॉल जल्दी खड़ा हो जाता, क्या होता? ऑब्वियसली कम टाइम लगता है ना, ज़्यादा लोग होंगे, काम आसान होगा, तो कम टाइम लगेगा उसको, तो नंबर ऑफ डेज विल डिक्रीज हियर, राइट। नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रहा है, दूसरा क्वांटिटी डिक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये इन्वर्स प्रॉब्लम है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का प्रॉब्लम है ये, ठीक है। अगर इन्वर्स प्रॉब्लम है देन हम लोग ये जो 20 है ना, इस 20 को इधर नहीं लिखेंगे हम लोग, बिकॉज उल्टा है, तो हमें इसको इसके ऑपोजिट में लिखना है, ठीक है। सो 20 विल बी हियर, और ये अननोन क्वांटिटी अपना m है जिसको हमें फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। ओके, डायरेक्ट में सीधा सीधा लिख रहे थे, इनडायरेक्ट में हम क्रॉस में लिखेंगे। I hope you are able to understand these two type of problem. Okay, now let's see some more question which you will do on your own. Okay, this is another question, question number 3. So here it is asked, 4 friends can finish a pizza in 20 minutes. 4 लोग एक पिज़्ज़ा को 20 मिनट में कंप्लीट कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो हाउ मच टाइम विल टेक फॉर 5 फ्रेंड्स टू फिनिश द सेम पिज़्ज़ा? 5 लोगों को वो सेम पिज़्ज़ा ख़त्म करने में कितना टाइम लगेगा? ओके, मैंने जैसे फर्स्ट 2 क्वेश्चन में करे थे, उसी तरह आपको ये टेबल फिल करना है, एंड यू हैव टू फाइंड आउट ये इन्वर्स है कि डायरेक्ट है। ओके, टेक 2 मिनट्स टू फिल दिस टेबल। ओके, कमिंग बैक, तो देखो इधर पे क्या क्या दिया हुआ है अपने पास। सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स दिए हुए हैं अपने पास, 4 फ्रेंड्स थे पहले और बाद में 5 फ्रेंड्स थे। सो नंबर ऑफ फ्रेंड्स इज गिवन, ठीक है। इनिशियली इट वाज 4, देन इट वाज 5, और क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है अपने पास, है ना। तो देखो नंबर ऑफ फ्रेंड्स 4 से 5 हो गए, तो इट इज इंक्रीजिंग। अब आप सोचो 4 लोग एक पिज़्ज़ा को 20 मिनट में ख़त्म करते हैं, तो 5 लोग होते हैं तो जल्दी ख़त्म होगा कि देर से ख़त्म होगा? ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा खाएंगे वो लोग, तो जल्दी ख़त्म हो जाएगा ना पिज़्ज़ा, है ना। तो टाइम शुड डिक्रीज। ओके, तो इधर पे इंक्रीज है, इधर पे डिक्रीज है, तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज इनवर्स, ठीक है। इन्वर्स है तो ये 20 मिनट्स हमको इधर लिखना पड़ेगा और m हम लोग इधर लिख देंगे। ओके, लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो दिस क्वेश्चन रीड्स, रैबिट मतलब खरगोश होता है, ही ट्रेवल्स 10 किलोमीटर ओके इन 5 आवर्स। और 10 किलोमीटर क्या है अपना, 10 किलोमीटर क्या है, इज इट स्पीड, इज इट डिस्टेंस और इज इट टाइम? 10 किलोमीटर इज डिस्टेंस, राइट। और दिया हुआ है कितना टाइम लगाता है वो, 5 घंटे लगाता है, तो अपना टाइम दिया हुआ है। और पूछे हाउ मच टाइम इट विल टेक टू कवर 60 किलोमीटर, फिर से डिस्टेंस दिया हुआ है। तो अपने इस क्वेश्चन में क्वांटिटीज़ क्या क्या है, स्पीड की तो बात ही नहीं करिए, बोला कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड चेंज ही नहीं हो रहा है, तो स्पीड तो है ही नहीं इधर पे। ओके, सो क्वांटिटीज़ आर डिस्टेंस and time. Okay, now take
2 minutes, try to fill this table, find out what type of problem it is, inverse है कि direct है. Coming back, तो देखो इसको कैसे करेंगे. डिस्टेंस क्या क्या दिया हुआ है, एक 10 किलोमीटर दिया हुआ है और एक 60 किलोमीटर दिया हुआ है. तो हम लोग डिस्टेंस कैसे लिख देते हैं, 10 and 60. अब देखो 10 से 60 बन रहा है, तो मतलब इंक्रीज हो रहा है. अब आप सोचो, ठीक है, 10 किलोमीटर चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा कि 60 किलोमीटर चलने में ज़्यादा टाइम लगेगा. ऑब्वियसली 60 किलोमीटर, जितना दूर चलोगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, राइट. तो ऑब्वियसली अगर 10 किलोमीटर 5 घंटे में चल रहा है, अगर 60 किलोमीटर चलेगा उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा उसको, तो ये टाइम विल ऑल्सो इंक्रीज. ओके, इंक्रीज है. तो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन. डायरेक्ट प्रोपोर्शन है तो 10 के आगे सीधा सीधा लिख देना है. टाइम कितना है, 5 आवर्स दिया हुआ है और m हमारा फाइंड आउट करना है हमें. ओके, सो दिस इज हाउ यू फाइंड आउट इफ द प्रॉब्लम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. ओके, इसको कैसे सॉल्व करना है, m का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, विल सी इन द नेक्स्ट क्लास. So that was the end of today's lesson. What we learned today was what is direct proportion, what is inverse proportion, and how to identify direct and inverse proportion. Okay, and in the next class we'll see how to solve them. Thank you for listening, and I'll see you next time.